बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे स्टमक के बारे में। ओके, सो स्टमक दिस इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट, ठीक है ना। और स्टमक के अंदर बेसिकली क्या होता है कि प्रोटीन की डाइजेशन होती है। ओके, so it is a J-shaped muscular pouch-like structure which is associated with esophagus anteriorly and duodenum posteriorly। ठीक है, सो अगर आप इस वाले डायग्राम पे फोकस करें तो जो स्टमक है ना, ये आपको जे शेप की तरह नजर आएगा। ठीक है, और ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, बिल्कुल पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, बिकॉज इसके अंदर तीन किस्म के मसल्स पाए जाते हैं। नंबर वन इज अ स्मूथ मसल, सॉरी सर्कुलर मसल। नंबर सेकंड इज अ लॉन्गिट्यूडिनल मसल। ठीक है, एंड नंबर थर्ड इज द ओब्लिक मसल। ठीक है, सो ये बेसिकली तीन किस्म के मसल्स जो है ना, वो स्टमक के अंदर पाए जाते हैं और इस वजह से हम स्टमक को एज अ मस्कुलर ऑर्गन भी कहते हैं। ठीक है, सो हमें पता है कि जो ईसोफेगस है ना, वो बेसिकली खुलता है इनटू द स्टमक। ठीक है, सो स्टमक के बिल्कुल आगे वाले साइड पे क्या होगा, ईसोफेगस होगा। ठीक है, सो सपोज दिस इज द स्टमक। ठीक है ना, और स्टमक के बिल्कुल आगे की तरफ क्या होगा, ईसोफेगस होगा। और स्टमक के बिल्कुल पीछे की तरफ क्या होगा, ड्यूडेनम होगा। अच्छा, अभी ड्यूडेनम है क्या, ड्यूडेनम दिस इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जिजिनम एंड इलियम। ठीक है ना, सो ड्यूडेनम दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, सो स्टमक के बिल्कुल आगे की तरफ क्या होगा, ईसोफेगस होगा। और स्टमक के बिल्कुल पीछे की तरफ क्या होगा, डिडेनम होगा। ओके, सो ये हम स्मॉल इंटेस्टाइन वाले टॉपिक के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो इट लाइज इन द अपर लेफ्ट ऑफ द ह्यूमन एब्डोमिनल कैविटी। सो बेसिकली जो ह्यूमन एब्डोमिनल कैविटी होती है ना, उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे पाए जाते हैं। सो इसको मैं अगर ऐसे समझाऊं, सपोज दिस इज द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है ना, ये बेसिकली क्या है, बॉडी है, एंड दीज आर द हैंड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ठीक है ना, ये बेसिकली मैंने बाहें बना दी हैं। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस इज अ थोरेसिक कैविटी। ठीक है, दिस इज अ थोरेसिक कैविटी जिसे हम चेस्ट कैविटी भी कहते हैं। एंड दिस इज द एब्डोमिनल कैविटी, ये पूरी की पूरी बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी है। ओके, सो एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर वाले साइड और यहाँ लेफ्ट वाले साइड पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली जो स्टमक है ना, वो पाया जाता है। ओके, सो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो स्टमक है ना, वो कहाँ पे लाया करता है, इट लाइज लेफ्ट ऑफ द ह्यूमन एब्डोमिनल कैविटी। ओके, द टॉप ऑफ स्टमक लाइज अगेंस्ट द डायफ्राम। ठीक है ना, स्टमक के ऊपर बेसिकली डायफ्राम होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि ये जो डायफ्राम है ना, ये क्या करता है कि थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। सो दिस इज द डायफ्राम, ये डायफ्राम है। और डायफ्राम के नीचे क्या होगा, डायफ्राम के नीचे बेसिकली स्टमक होगा। ओके, सो इट रिसीव्स द फूड बोलस फ्रॉम द ईसोफेगस। ठीक है ना, सो स्टमक क्या करता है कि ईसोफेगस से खाने को रिसीव करता है, हासिल करता है। ओके, so its both ends are guarded by walls. Anteriorly it has cardiac sphincter while posteriorly it has pyloric sphincter। अब बेसिकली स्टमक के बिल्कुल आगे वाले साइड पे, ये यहाँ पे जरा फोकस करें, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, दिस इज द स्फिंक्टर। ठीक है ना, स्फिंक्टर बेसिकली क्या होता है, स्फिंक्टर एक दरवाजा होता है। और उस दरवाजे से बेसिकली क्या होता है कि चीजें जो है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती हैं। ठीक है, इसको मैं आसान अल्फाज में समझाऊं, सो स्फिंक्टर क्या है, स्फिंक्टर एक स्ट्रक्चर है जो कि स्मूथ मसल से बना हुआ होता है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ बिल्कुल आगे की तरफ क्या होता है, स्टमक पे यहाँ पे होता है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, या जैसे हम कार्डियक स्फिंक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो स्फिंक्टर है ना, ये बेसिकली ईसोफेगस और स्टमक के बीच में मौजूद होता है। ठीक है, सो जैसे ही ये स्फिंक्टर रिलैक्स करेगा तो क्या होगा, खाना जो है ना, वो इजीली इस स्टमक के अंदर दाखिल होगा। ठीक है, सो गैस्ट्रिक कार्डियक स्फिंक्टर जिसे हम लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये कार्डियक क्यों बोला, कार्डियक लफ्ज जो है ना, ये हार्ट से रिलेटेड है। बेसिकली होता क्या है कि स्टमक के ऊपर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली हार्ट पाया जाता है। ठीक है, इसलिए जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है ना, उसका नाम भी हमने कार्डियक स्फिंक्टर रखा। ओके, और ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, सॉरी ये वाला जो पार्ट होता है ना स्टमक का, दिस इज द कार्डियक पार्ट। ओके, कार्डियक क्यों बोला, बिकॉज स्टमक के ऊपर बेसिकली क्या होता है, हार्ट पाया जाता है। ओके, सो बेसिकली दो वॉल्व्स होते हैं स्टमक के अंदर, एक होता है कार्डियक स्फिंक्टर जिसे हम लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, जब ये स्फिंक्टर रिलैक्स करता है तो क्या होता है, खाना जो है ना, वो इजीली ट्रांसमिट हो जाता है इनटू द स्टमक। ओके, और दूसरा स्फिंक्टर जो है ना, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो मैंने मार्क किया है ना, दिस इज द पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है ना, देखिए पाइलोरिक क्यों बोला, बिकॉज ये जो पूरी की पूरी कैनाल है ना, ये जो पूरा का पूरा रास्ता है, दिस इज द पाइलोरिक कैनाल। ओके, और इस पाइलोरस के नीचे क्या आ जाता है, डिडेनम आ जाता है। ओके, सो डिडेनम नीचे की तरफ होता है और थोड़ा सा पीछे की तरफ होता है। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है ना, वो खाने को रोक के रखता है। ठीक है ना, और खाने को अलाउ नहीं करता
ताकि खाना जो है वो स्टमक से इंटेस्टाइन के अंदर चला जाए, तब अलाउ नहीं करता जब पाइलोरिक स्फिंक्टर के अंदर जो स्मूथ मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए हों, ठीक है। जब पाइलोरिक स्फिंक्टर के अंदर जो स्मूथ मसल्स है अगर वो रिलैक्स हो जाएंगे ना, तब क्या होगा कि ये जो स्फिंक्टर है वो बेसिकली रिलैक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से खाना जो है ना वो इजीली स्टमक से इंटेस्टाइन के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। सो याद रखिए स्टमक के अंदर दो किस्म के स्फिंक्टर होते हैं। नंबर वन इज द कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है, जैसे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं, एंड नंबर सेकंड इज द पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। और पाइलोरिक स्फिंक्टर जब रिलैक्स होता है तब क्या होता है, खाना जो है ना वो स्टमक से ड्यूटेनम के अंदर ट्रांसमिट होता है, ओके। सो बेसिकली स्फिंक्टर जो है ना उसे हम वॉल भी कहते हैं, ठीक है। वॉल क्या होता है, वॉल बेसिकली एक दरवाजा होता है, ठीक है ना, दरवाजे की तरह होता है, जो कि क्या करता है कि बैक फ्लो ऑफ द मटेरियल को बचाता है, ठीक है, बैक फ्लो ऑफ द फूड को प्रिवेंट करता है, ठीक है। सो इसको मैं अगर यहाँ पे समझाऊं, सो ये हम सर्कुलेटरी वाले चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे कि बेसिकली जो ब्लड वेजल्स होती है ना, जो रगे होती है, ठीक है ना, जो ब्लड वेसल है, सपोज दिस इज अ ब्लड वेसल। सो इस ब्लड वेसल के अंदर क्या होता है कि ऐसे काफी सारे दरवाजे होते हैं और इन दरवाजों को बेसिकली हम कहते हैं वॉल, ठीक है। जब ब्लड क्या होता है, जब ब्लड यहाँ से यूं ट्रांसमिट हो जाता है ना, तब ये वॉल जो है ना ये बेसिकली आपस में क्लोज हो जाते हैं और बंद हो जाते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो कि ये जो ब्लड है ना वो वापस ना जा सके, ठीक है। सो वॉल क्या करता है, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को बचाता है, कहाँ पे, ब्लड वेसल के अंदर, ओके। सो जो स्फिंक्टर है ना, स्फिंक्टर को बेसिकली हम एज अ वॉल की तरह कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना, स्फिंक्टर को हम एज अ वॉल भी कह सकते हैं, ठीक है। बिकॉज एक बार क्या होता है कि जब ये खाना जो है ना इस स्टमक के अंदर आ जाता है, तब क्या होता है कि जो कार्डियक स्फिंक्टर या जैसे हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं, ये बिल्कुल सिकुड़ जाता है, क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से खाना जो है ना वो यूं बैक फ्लो नहीं कर पाता, ठीक है ना, खाना जो है वो स्टमक से ईसोफेगस की तरफ जा नहीं पाता, ठीक है। तो इसलिए स्फिंक्टर को हम एज अ वॉल भी कहते हैं, ओके। सो दीज स्फिंक्टर प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट, ठीक है ना, गैस्ट्रिक यानी कि स्टमक के अंदर जितने भी कंटेंट्स है, जितना भी फूड है, जो स्फिंक्टर है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, वो उस गैस्ट्रिक कंटेंट को इसोफेगस की तरफ जाने नहीं देते, ओके। सो द स्टमक दिस इज द मेन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना, ये मेन ऑर्गन है, खास ऑर्गन है ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, वेयर द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल एज वेल एज द केमिकल डाइजेशन टेक प्लेस, ठीक है ना, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। स्टमक के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है और केमिकल डाइजेशन भी होती है, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होती है, बेसिकली जो पेरिस्टाल्टिक वेव होती है ना, उन पेरिस्टाल्टिक वेव के थ्रू मैकेनिकल डाइजेशन होती है। और केमिकल डाइजेशन कैसे होती है, बेसिकली जो स्टमक के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं ना, जस्ट लाइक पेप्सिन एंजाइम, उस पेप्सिन एंजाइम की वजह से क्या होती है, केमिकल डाइजेशन होती है, ओके। और स्टमक जो है ना, स्टमक के अंदर बेसिकली खाना जो है ना वो स्टोर भी होता है फॉर सेवरल आवर्स, ठीक है। सो स्टमक क्या है, दिस इज द रिजर्वायर ऑफ द फूड, ठीक है ना, फूड जो है ना वो स्टमक के अंदर स्टोर होता है, ओके। So after several hours of digestion, it turns food into paste like acidic chyme, ठीक है। So क्या होता है कि जैसे ही बोलस बोलस जो है ना वो जैसे ही स्टमक के अंदर दाखिल होता है, तो स्टमक के अंदर उस बोलस की होती है डाइजेशन, जिसकी वजह से वो बोलस से काइम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। देखिए बोलस क्या होगा, बोलस जब उसकी डाइजेशन हुई तो बोलस बेसिकली कन्वर्ट हो गया काइम के अंदर, ठीक है। और काइम क्या है, काइम बेसिकली सेमी सॉलिड पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एसिडिक होता है, ठीक है। द स्टमक इज डिवाइडेड इंटरनली इनटू 4 रीजन्स, द कार्डिया, द फंडस, कॉर्पस एंड द पाइलोरस, ठीक है। सो बेसिकली स्टमक जो है ना, स्टमक को हमने 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सो इसको मैं अगर यहाँ पे समझाऊं, सो लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज द स्टमक, ठीक है। सो स्टमक का ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट जो मैंने मार्क किया है यहाँ पे, दिस इज द कार्डियक पार्ट, ठीक है। कार्डियक क्यों बोला, बिकॉज यहाँ इस वाले पार्ट के ऊपर ही बेसिकली हार्ट पाया जाता है, ओके। और ये वाला जो पूरा पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला जो पूरा पार्ट है, दिस इज द फंडस, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द फंडस, ओके। और ये वाला जो पूरा पार्ट है जिसको मैंने यहाँ पे यूं मार्क किया है, ठीक है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, दिस इज द बॉडी ऑफ स्टमक, ठीक है ना, दिस इज द बॉडी ऑफ स्टमक। बॉडी के लिए या कॉर्पस के लिए बात एक ही है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट आ जाता है ना, चलो इसको मैं ब्लैक से ड्रॉ करता हूँ। सो ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, ये वाला जो पूरा पार्ट, दिस इज द पाइलोरिक केनाल, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है, दिस इज द पाइलोरिक केनाल। और पाइलोरिक केनाल के बाद क्या आता है, ये बेसिकली ड्यूडेनम आ जाता है, ठीक है। सो क्या होता है, स्टमक के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, दिस पार्ट, दिस इज द कार्डियक पार्ट, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस इज द फंडस पार्ट। और ये जो पूरा इतना बड़ा वाला पार्ट है, दिस इज द बॉडी ऑफ स्टमक, ठीक है ना, या जिसे हम कॉर्पोरा भी कह सकते हैं। और ये जो मैंने ब्लैक से मार्क किया हुआ है, अप टू द पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है ना, अप टू द पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये वाला जो पूरा पार्ट है, दिस इज द पाइलोरिक केनाल, ओके।
सो स्टमक को हमने 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। एक है कार्डियक पार्ट, दूसरा है फंडस पार्ट, तीसरा है कॉर्पस या जैसे हम बॉडी ऑफ द स्टमक भी कह सकते हैं, नंबर थर्ड इज द पाइलोरस या पाइलोरिक कैनाल। ओके, द ईसोफेगस ओपन्स इनटू द कार्डियक, ठीक है ना। ईसोफेगस क्या होगा, सबसे पहले इस कार्डियक वाले पार्ट में खुलेगा, ओके, थ्रू द कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है ना। सबसे पहले कार्डियक स्फिंक्टर यहाँ पे रिलैक्स होगा। देखिए लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर को हम कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं। ओके, सो जैसे ही कार्डियक स्फिंक्टर रिलैक्स होगा तो खाना जो है ना वो इजीली ईसोफेगस से कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक के अंदर चला जाएगा। ओके, so the fundus, this is the upper curved part which adapt into the varying volume of the ingested food by relaxing its muscular wall। ठीक है, अब जो फंडस होता है ना, फंडस बेसिकली यूं ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, और यूं ये थोड़ा सा कर्व्ड पार्ट भी है। ओके, सो फंडस क्या है, दिस इज द अपर कर्व्ड पार्ट, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होता है कि जब भी खाना यहाँ पे आता है ना, जब भी खाना फंडस के अंदर दाखिल होता है तो फंडस के अंदर जो मसल्स हैं, जो स्मूथ मसल्स हैं, वो रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से फंडस जो है ना वो यूं थोड़ा सा यूं डिस्टेंड कर जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो डिफरेंट वॉल्यूम है ना फूड का, जो बेसिकली वॉल्यूम है फूड का, वो इजीली स्टमक के अंदर एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, सो इसको मैं अगर आसान अल्फाज में समझाऊं, सो जैसे ही खाना ईसोफेगस से स्टमक के अंदर दाखिल होगा, फंडस ऑफ द स्टमक के अंदर दाखिल होगा, तो फंडस के अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं वो रिलैक्स कर जाएंगे, जिसकी वजह से फंडस ऑफ द पार्ट, फंडस जो है ना वो रिलैक्स कर जाएगा, डिस्टेंड कर जाएगा, जिसकी वजह से काफी सारा खाना जो है ना वो इजीली स्टमक के अंदर जमा हो सकेगा। ओके, इट यूजुअली कंटेन अब गैस बबल्स, ठीक है ना। जो फंडस वाला पार्ट होता है वहां पे गैस बबल्स होते हैं, ठीक है ना, बिकॉज वहां पे गैस्ट्रिक जूस जो है ना वो इतना नहीं पाया जाता। ओके, सो फंडस वाले पार्ट पे गैस्ट्रिक जूस इतना पाया नहीं जाता, वहां पे गैस बबल्स पाए जाते हैं। ओके, especially after the meal. The largest part of the stomach is the central, which is also called the corpus or body, which primarily serves as the main reservoir of the ingested food। ठीक है, जो largest part होता है ना stomach का, that is the corpus part, ठीक है ना, body of the stomach, it is the largest part of the stomach। ठीक है, और ये जो body है stomach का, ये क्या करता है कि खाने को reserve करता है, store करता है। ओके, so body of the stomach, this is the main reservoir of the ingested food। ओके, the lowermost part of the stomach is pylorus, which empties the gastric content into the duodenum through the pyloric sphincter। ठीक है, और जो lowermost part होता है स्टमक का, जो बिल्कुल आखिरी वाला पार्ट होता है, जिसे हम पाइलोरस कहते हैं, ठीक है ना, और पाइलोरस के अंदर पाइलोरिक कैनाल होता है, तो पाइलोरस से खाना जो है ना वो duodenum के अंदर दाखिल होता है थ्रू पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है ना, पाइलोरिक स्फिंक्टर मैंने आपको बता दिया था, पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है ना ये एक किस्म का दरवाजा है। जब ये रिलैक्स होगा तो क्या होगा, खाना जो है ना, काइम जो है ना वो इजीली स्टमक से ड्यूडेनम के अंदर दाखिल होगा। ओके, the wall of the stomach consists of usual 4 layers as present in other parts of the GIT। अब बेसिकली क्या होता है कि इस जो स्टमक है ना, स्टमक बेसिकली 4 मुख्तलिफ लेयर से बना हुआ होता है। ठीक है ना, 4 मुख्तलिफ लेयर से बना होता है, बल्कि पूरी जो GIT ट्रैक जो होती है ना, पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारे फेरेंक्स से लेके हमारे रेक्टम तक, तमाम एलिमेंट्री कैनाल जो है ना वो बेसिकली 4 मुख्तलिफ लेयर से बने हुए होते हैं। ठीक है ना, नंबर 1 इज द म्यूकोजा, number 2 is the submucosa, number 3 is the muscularis externa and number 4 is the serosa। ठीक है, सो इसको आप इस वाले डायग्राम पे देखें, सो फोकस ऑन दिस डायग्राम। ये जो बिल्कुल नीचे वाली लेयर आप देख रहे हो ना वाइट से, दिस इज द serosa, ठीक है ना, दिस इज द serosa। ठीक है, और ये वाली जो आप लेयर देख रहे हो ना, ये वाली लेयर जहां पे 3 मसल्स आ जाते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल लेयर, सर्कुलर स्मूथ मसल लेयर एंड ऑब्लिक स्मूथ मसल लेयर, ये वाली जो पूरी लेयर है दिस इज द मस्कुलरिस एक्सटर्ना। ठीक है, और ये वाली जो आप फिर से व्हाइट से देख रहे हो ना, दिस इज द सबम्यूकोजा। ठीक है ना, ये बेसिकली क्या है, दिस इज द सबम्यूकोजा। और सबम्यूकोजा के बाद ये वाली जो लेयर आ जाती है ना, ये वाली पूरी लेयर, इस पूरी लेयर को हम कहते हैं म्यूकोजा। ठीक है, सो म्यूकोजा किन किन चीजों से बनी हुई होती है, एक तो सरफेस एपिथेलियम से। ठीक है ना, सरफेस एपिथेलियम क्या है, सरफेस एपिथेलियम बेसिकली एक लेयर होती है जो कि काफी सारे एपिथेलियल सेल से बनी हुई होती है। ठीक है, देन वी हैव द लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया क्या है, ये भी बेसिकली एक सेल की लेयर है। ओके, एंड थर्ड वी हैव द मस्कुलरिस म्यूकोजी। मस्कुलरिस म्यूकोजी क्या है, ये भी लेयर है म्यूकोजा की। ठीक है ना, ये भी क्या है, ये भी बेसिकली म्यूकोजा की लेयर है, और मस्कुलरिस म्यूकोजी के अंदर भी स्मूथ मसल पाए जाते हैं। ठीक है, सो जो इनर मोस्ट लेयर होती है, जो बिल्कुल अंदर की तरफ होती है, वो बेसिकली होती है म्यूकोजा एंड इट इज रिलेटिवली थिकर। ठीक है ना, ये बेसिकली मोटी लेयर होती है। ओके, एंड कंटेन्स न्यूमेरियस ट्यूबुलर ग्लैंड्स। ठीक है ना, सो म्यूकोजा के अंदर काफी सारे ग्लैंड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं कि एंजाइम की सिक्रीशन कॉज करवाते हैं। ओके, और मुख्तलिफ जो म्यूकस की सिक्रीशन कॉज करवाते हैं। ओके,
सो बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं, ट्यूब जैसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ सिक्रीशन को कॉज करते हैं, ठीक है ना, जैसे लाइक एंजाइम्स हो गए या म्यूकस हो गया एक्सेट्रा। अंडर द म्यूकोजा लाइज द सब म्यूकोजा, ठीक है ना, सब यानी कि नीचे। सो म्यूकोजा के नीचे जो लेयर होगी उसे बेसिकली हम कहेंगे सब म्यूकोजा। ओके, सो सब म्यूकोजा वाली लेयर के अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं एंड नर्व्स होता है, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पे बताऊं, सपोज दिस इज द सब म्यूकोजा, ठीक है ना, ये पूरी की पूरी लेयर क्या है, सब म्यूकोजा। और इस सब म्यूकोजा के अंदर क्या होगा, ब्लड वेसल्स भी होंगे और नर्व्स भी पाए जाएंगे। ओके, सो बिलो द सब म्यूकोजा लाइज द मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना, ठीक है ना। सो सब म्यूकोजा के नीचे क्या होगा, मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना होगी, ठीक है। मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना क्या है, ये भी बेसिकली एक लेयर है जो कि 3 मुख्तलिफ मसल से बनी हुई होती है। ओके, सर्कुलर स्मूथ मसल, लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल एंड ऑब्लिक स्मूथ मसल। ओके, सो ये जो मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना ये भी बेसिकली थिक लेयर होती है एंड इन सम एरियाज इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर ऑफ स्मूथ मसल, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था 3 मसल जो है ना, 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल बेसिकली इसके अंदर पाई जाती है। ओके, ऑल्दो दिस लेयरिंग इज नॉट ऑलवेज विजिबल, ठीक है ना, ये जो तीनों लेयर्स हैं, ठीक है ना, ये जो तीनों लेयर्स हैं, सर्कुलर स्मूथ मसल, लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल एंड ऑब्लिक स्मूथ मसल, ठीक है ना, ये हमेशा विजिबल नहीं होती, ठीक है ना, हमेशा ये विजिबल नहीं होती लेकिन ये पाई जाती है। ओके, द 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल आर इनर मोस्ट ओब्लिक, द मिडिल सर्कुलर एंड द आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल, ठीक है ना। अब जो 3 मसल लेयर्स है ना जो कि इस मस्कुलरिस एक्सटर्ना के अंदर पाई जाती हैं, उनमें से जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज द ऑब्लिक स्मूथ मसल, ठीक है ना। ऑब्लिक क्यों बोला, बिकॉज स्मूथ मसल की अरेंजमेंट ऐसे ऑब्लिकली होती है, ठीक है। और जो बीच वाली लेयर होती है दिस इज द सर्कुलर स्मूथ मसल, ठीक है। बीच कौन सी लेयर, ठीक है ना, कौन सी बीच वाली लेयर, मस्कुलरिस एक्सटर्ना के अंदर जो बीच वाली लेयर होती है दैट इज अ सर्कुलर स्मूथ मसल, ठीक है। सर्कुलर क्यों बोला, बिकॉज वहां के जो स्मूथ मसल होते हैं ना वो ऐसे सर्कुलरली अरेंज्ड होते हैं। ओके, एंड द outermost layer of the muscularis externa that is a longitudinal smooth muscle, ठीक है ना, जो outermost layer होती है मस्कुलरिस एक्सटर्ना की, वहां पे लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल पाए जाते हैं, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडिनल ऐसे पैरेलल बेसिकली स्मूथ मसल पाए जाते हैं। ओके, सो ग्लैंड्स आर एब्सेंट इन द सबम्यूकोजा, ठीक है ना, सबम्यूकोजल लेयर के अंदर कोई भी ग्लैंड्स पाए नहीं जाते, ठीक है। एंड द फोर्थ एंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट और द स्टमक दैट इज द सिरोजा, ठीक है ना। सो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है स्टमक की या पूरे एलिमेंट्री कैनाल की दैट इज द सिरोजा। ओके, अच्छा, सिरोजा करती क्या है, सिरोजा बेसिकली लुब्रिकेटिंग फ्लूइड को सिक्रीट करती रहती है, ठीक है ना, ऐसा फ्लूइड जो कि क्या करे, स्टमक को लुब्रिकेट करे। ओके, that reduces the friction from muscle movement, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि जब लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल, सर्कुलर स्मूथ मसल एंड ऑब्लिक स्मूथ मसल जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, एक फोर्स प्रोड्यूस होता है। सो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ये सिरोजा लेयर क्या करती है, एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जो कि क्या करती है कि जो फ्रिक्शन जो कि प्रोड्यूस हो रहा होता है बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज 3 मसल्स, उस फ्रिक्शन को ये रिड्यूस करता है। ओके, सो इन द एम्प्टी कॉन्ट्रैक्टेड stomach the mucosa is thrown into the longitudinal fold or rugae because of the contraction of the muscularis mucosae and the loose consistency of the submucosa। अब बेसिकली क्या होता है कि जब भी स्टमक खाली होता है, ठीक है ना, जब भी स्टमक बेसिकली खाली होता है तो स्टमक के अंदर काफी सारे फोल्ड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रुगाई, ठीक है। सो इसको आप इस वाले डायग्राम से फोकस करें। सो ये जो आपको ऐसे काफी सारे फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं ना, इसको मैं ब्लैक से बनाऊं, सो ये जो आप ऐसे बिल्कुल काफी सारे जो मुख्तलिफ आपको फोल्ड नजर में आ रहे हैं ना, इन्हीं फोल्ड्स को बेसिकली हम कहते हैं रुगाई, ठीक है। अच्छा, बेसिकली फोल्ड्स आए कहां से, बेसिकली ये जो फोल्ड्स है ना ये म्यूकोजा के पार्ट हैं, ठीक है ना। जब म्यूकोजा लेयर जो है ना स्टमक की, जब आप उसको फोल्ड कर देंगे तो उस फोल्डिंग को ही हम रुगाई कहते हैं। ओके, सो रुगाई क्या है, रुगाई कुछ भी नहीं है, रुगाई बेसिकली एक फोल्ड है म्यूकोजा का, ठीक है। और ये फोल्ड क्यों प्रोड्यूस हुआ, ये फोल्ड तब प्रोड्यूस होता है जब मस्कुलरिस म्यूकोजी के अंदर जो स्मूथ मसल्स है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करें, ठीक है। मस्कुलरिस म्यूकोजी क्या है, ये म्यूकोजा का पार्ट है, ठीक है ना, ये म्यूकोजल लेयर का पार्ट है। ओके, सो मस्कुलरिस म्यूकोजी के अंदर जो स्मूथ मसल है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करें तब क्या होता है, तब ये रुगाई प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। और तब भी प्रोड्यूस होते हैं जब जो सब म्यूकोजा होता है, ठीक है ना, सब म्यूकोजल लेयर ऑफ द स्टमक जब उसकी लूज कंसिस्टेंसी हो, यानी कि जब वो वीकेंड हो जाए, जब सब म्यूकोजा वीकेंड हो जाए तब भी रुगाई जो है ना वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। ओके,
So the surface is further subdivided by furrows called the gastric pits. अब बेसिकली स्टमक के अंदर क्या होते हैं, काफी सारे गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं. सो इसको मैं यहाँ पे समझाऊं. ओके, सो नाउ कंसंट्रेट हियर. यहाँ पे देखें. सो यहाँ पे बेसिकली ये जो आपको सुराख एक पिट की तरह दिखाई दे रहा है ना, इसे बेसिकली हम कहते हैं गैस्ट्रिक पिट. ठीक है, ये क्या है, दिस इज द गैस्ट्रिक पिट. और गैस्ट्रिक पिट के नीचे ही बेसिकली क्या होते हैं, ट्रिब्यूलर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं. ठीक है, सो ऐसा समझना है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की ओपनिंग को ही हम गैस्ट्रिक पिट कहते हैं. ओके, सो गैस्ट्रिक पिट से आगे क्या होता है, गैस्ट्रिक पिट से आगे बेसिकली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं. ओके, so these funnel shaped invagination of the epithelium are continuous at their base with the tubular glands. अच्छा, ये गैस्ट्रिक पिट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक पिट्स जो सरफेस एपिथेलियम होती है ना, सरफेस एपिथेलियल लेयर ऑफ द म्यूकोसा, वहां पे पाए जाते हैं. ठीक है ना, वहां के पार्ट्स होते हैं. और इन्हीं गैस्ट्रिक पिट से नीचे क्या होते हैं, गैस्ट्रिक पिट के नीचे बेसिकली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं. तो मैं ये कह सकता हूं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है, दिस इज कंटिन्यूअस टू द गैस्ट्रिक पिट. ठीक है, दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द गैस्ट्रिक पिट. ओके, सो गैस्ट्रिक पिट क्या होता है, ये कंटिन्यूअस होता है टुवर्ड्स द गैस्ट्रिक ग्लैंड. और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है, दिस इज द ट्यूबुलर ग्लैंड. ठीक है ना, बिकॉज ये ट्यूब की तरह होते हैं. ओके, द म्यूकोजा हैज म्यूकस सीक्रेटिंग म्यूकोइड सेल थ्रू आउट. ठीक है ना, अब जो म्यूकोजा होती है जो स्टमक के अंदर पाई जाती है, उस म्यूकोजा के अंदर काफी सारे म्यूकोइड सेल्स होते हैं. और वो म्यूकोइड सेल्स जो है ना, वो म्यूकस को सीक्रेट कर रहे होते हैं. ओके, इट सीक्रेट म्यूकस इन बाइकार्बोनेट आयन. ठीक है ना, सो जो म्यूकोइड सेल्स हैं वो ना सिर्फ म्यूकस सीक्रेट करते हैं बल्कि बाइकार्बोनेट आयन भी सीक्रेट करते हैं. ठीक है ना, बाइकार्बोनेट का फार्मूला ऐसे होता है HCO3 एंड नेगेटिव चार्ज. ठीक है, सो दिस इज द बाइकार्बोनेट. ओके, द गैस्ट्रिक म्यूकोजा, दिस इज द ग्लाइकोप्रोटीन. अच्छा, बेसिकली जो सॉरी म्यूकोजा नहीं, द गैस्ट्रिक म्यूकस, दिस इज द ग्लाइकोप्रोटीन. सो जो गैस्ट्रिक म्यूकस होती है ना, म्यूकस, इस म्यूकस के अंदर क्या होता है, इस म्यूकस के अंदर बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है. ओके, और ये म्यूकस बेसिकली करती क्या है, ये म्यूकस फूड को लुब्रिकेट करती है. ठीक है, और स्टमक को भी प्रोटेक्ट करती है ताकि HCl जो है ना, HCl और जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम स्टमक को ही डाइजेस्ट ना कर ले. सो इसको मैं यहाँ पे समझाऊं. सपोज दिस इज द स्टमक. ठीक है, ये बेसिकली क्या है, दिस इज द स्टमक. ठीक है, और ये जो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये जो मैंने ब्लैक से बनाया है, दिस इज द म्यूकोजा. ठीक है, ये जो मैंने ब्लैक से बनाया है, दिस इज द म्यूकोजल लेयर. ठीक है, ये पूरी की पूरी ये क्या है, दिस इज द म्यूकोजा और म्यूकोजल लेयर. ओके, अब क्या होता है कि हमें पता है कि इस गैस्ट्रिक यानी कि स्टमक के अंदर क्या होता है, काफी सारा गैस्ट्रिक जूस होता है. ठीक है, और गैस्ट्रिक जूस जो है ना, वो बेसिकली एसिडिक होता है. ठीक है, अगर ये म्यूकोजल लेयर ना होती तो ये जो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस है ना, ये इस स्टमक की वॉल को क्या कर देता, डिस्ट्रॉय कर देता, इसे डैमेज पहुंचाता. ओके, सो जिसकी वजह से क्या होता है कि अल्लाह ताला ने हमें म्यूकोजा दिया. ठीक है ना, म्यूकोजल लेयर दी, और म्यूकोजल लेयर क्या करती है, प्रोटेक्ट कर रही होती है स्टमक को फ्रॉम द HCl. ठीक है ना, अब ये HCl कहाँ पे पाया जाता है, HCl बेसिकली इसी गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाया जाता है. ठीक है, और ये अगर ये म्यूकोजा ना होती तो ये HCl क्या कर देता है, HCl बेसिकली इस गैस्ट्रिक वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता. ठीक है, सिमिलरली पेप्सिन जो है ना, पेप्सिन बेसिकली क्या है, एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. ये भी गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाया जाता है. ठीक है, और अगर क्या होता, अगर ये म्यूकोजल लेयर ना होती ना, तो ये पेप्सिन भी क्या करता, इस गैस्ट्रिक वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता. ठीक है, तो ये म्यूकोजल क्या कर रही है, म्यूकोजल लेयर क्या कर रही है, HCl और पेप्सिन के डेंजरस इफेक्ट से गैस्ट्रिक वॉल को बचा रही है. ओके, so on the basis of these differences in the types of gland present in the mucosa, three histological region can be distinguished in the stomach. अच्छा, ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है कि जितने भी ग्लैंड्स होते हैं ना, वो तमाम के तमाम म्यूकोजल लेयर में पाए जाते हैं. ठीक है, और हमें पता है कि जो स्टमक है ना, स्टमक के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं. कार्डियक पार्ट होता है, फंडस पार्ट होता है, ठीक है ना, बॉडी वाला पार्ट होता है, एंड पाइलोरस पार्ट होता है. ठीक है, तो इन तमाम पार्ट्स के अंदर मुख्तलिफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं. ओके, तो द फर्स्ट रीजन अराउंड द कार्डिया कंटेन्स द कार्डियक ग्लैंड. ठीक है ना, जो कार्डियक पोर्शन होता है स्टमक का, वहां पे कार्डियक ग्लैंड्स पाए जाते हैं. ठीक है, और ये कार्डियक ग्लैंड क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ म्यूकस को सीक्रेट करते हैं ताकि ये म्यूकस क्या करे, खाने को लुब्रिकेट करे. ओके, और जो दूसरा रीजन होता है विच इज द फंडस एंड द कॉर्पस. ठीक है ना, सो फंडस वाला पार्ट और बॉडी वाला पार्ट जिसे हम कॉर्पस भी कहते हैं, वहां पे कौन से ग्लैंड पाए जाते हैं, वहां पे बेसिकली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रॉपर पाए जाते हैं, या जिन्हें हम फंडिक ग्लैंड भी कहते हैं. ठीक है, फंडिक ग्लैंड कह लें या गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रॉपर कह लें, बात एक ही है. ओके, सो हियर द मेन म्यूकोइड सेल्स आर लाइन. ठीक है ना, देखिए इन ग्लैंड्स के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, म्यूकोइड सेल्स होते हैं. ठीक है ना सिर्फ म्यूकोइड सेल्स होते हैं बल्कि पैराइटल सेल्स भी होते हैं, या जिन्हें हम ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं. ठीक है ना, पैराइटल सेल कह लें या ऑक्जेंटिक सेल कह लें, बात एक ही है. सो पैराइटल सेल
और जो म्यूकोइड सेल है ये बेसिकली इन्हीं फंडिक ग्लैंड के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना, इन गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रॉपर के अंदर पाए जाते हैं। ओके, सो बेसिकली ये पेराइटल सेल सीक्रेट क्या करते हैं, पेराइटल सेल से बेसिकली HCl सीक्रेट होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो पीएच है दैट इज 1.5 टू 2.5। ओके, और बेसिकली ये जो पेराइटल सेल्स है ना, पेराइटल सेल्स एक और स्ट्रक्चर भी सीक्रेट करते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, देखिए पेराइटल सेल कहाँ पे पाए जाते हैं, पेराइटल सेल फंडिक ग्लैंड के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, और पेराइटल सेल्स जो है ना ये बेसिकली इंट्रिंसिक फैक्टर भी सीक्रेट करते हैं। अच्छा, भी इंट्रिंसिक फैक्टर है क्या, इंट्रिंसिक फैक्टर है ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करती है कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। ओके, सो होता क्या है कि विटामिन B12 जो है ना वो इसी इंट्रिंसिक फैक्टर से बाइंड हो जाता है, ठीक है, और फिर एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिन्हें हम कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है ना ये फिर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, सो इसको मैं यहाँ पे बताऊं, सपोज दिस इज द इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर है। सो इंट्रिंसिक फैक्टर ने बॉन्ड बनाया विटामिन B12 से, ठीक है ना, विटामिन B12 से बॉन्ड बनाया, ठीक है, और ये पूरा बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स बन गया, और इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है ना ये बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा। याद रखिए, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगी, ठीक है, विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगी तो हमारे जो आरबीसीज है ना, रेड ब्लड सेल्स, वो मैच्योर नहीं होंगे, ठीक है, जब आरबीसीज मैच्योर नहीं होंगे तो हमारे बॉडी के अंदर एक कंडीशन हो जाएगी जिन्हें हम कहते हैं एनीमिया, ठीक है, एनीमिया यानी कि खून की कमी, ठीक है ना, खून की कमी बेसिकली इसमें होता क्या है, आरबीसी का नंबर कम हो जाता है, ठीक है, जाहिर सी बात है जब आरबीसी मैच्योर नहीं होंगे तो आरबीसी का नंबर कम हो जाएगा, ठीक है, और ये जो विटामिन B12 है ना ये बेसिकली जो सेल्स होते हैं ना, जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं, उन न्यूरोनल सेल्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उन न्यूरल सेल्स की हेल्थ के लिए भी बेसिकली ये क्या है, विटामिन B12 इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बेसिकली विटामिन B12 न्यूरॉन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आरबीसीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आल्सो कंटेन द चीफ सेल जिन्हें हम जाइमोजन सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है, सो बेसिकली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर, ये यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रॉपर की बात की जा रही है, ठीक है, सो इन्हीं गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर चीफ सेल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है ना, और ये चीफ सेल क्या करते हैं कि बेसिकली पेप्सिनोजन सीक्रेट करते हैं, ठीक है, पेप्सिनोजन क्या है, दिस इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिनोजन क्या है, पेप्सिनोजन बेसिकली एंजाइम है, ठीक है, लेकिन इस एंजाइम की जो एक्टिव साइड है ना उस एक्टिव साइड पे अमाइनो एसिड की चेन होती है, ठीक है ना, ये हमने आई थिंक सेकंड चैप्टर के अंदर हमने एंजाइम वाले चैप्टर के अंदर हमने बेसिकली डिस्कस किया था। सो देखिए एंजाइम क्या होता है, एंजाइम बेसिकली प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है, और इस एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट होती है, ठीक है ना, एंजाइम के अंदर क्या होती है, एंजाइम के अंदर बेसिकली एक्टिव साइट होती है। सो जो पेप्सिनोजन है ना दिस इज द इनएक्टिव एंजाइम, इनएक्टिव एंजाइम क्यों है, बिकॉज यहाँ पे बेसिकली एक अमाइनो एसिड की चेन होती है जो कि एक्टिव साइट ऑफ द पेप्सिनोजन पे पाई जाती है, ठीक है, सो HCl क्या करता है कि HCl इसी जो चेन है अमाइनो एसिड की उस चेन को रिमूव कर देता है जिसकी वजह से पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, एंड पेप्सिन दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन। ओके, सो बस आसान अल्फाज में समझाऊं, पेप्सिनोजन दिस इज द इनएक्टिव फॉर्म एंड पेप्सिन दिस इज द एक्टिव फॉर्म। ओके, एंड द डिस्टल रीजन, डिस्टल यानी कि जो दूर वाला रीजन, बिल्कुल आखिरी वाला रीजन, ठीक है ना, सो द डिस्टल रीजन ऑफ स्टमक जिसे हम पाइलोरस भी कहते हैं कंटेन द पाइलोरिक ग्लैंड, ठीक है ना, सो जो पाइलोरस होता है वहां पे क्या होता है, वहां पे बेसिकली पाइलोरिक ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, और पाइलोरिक ग्लैंड के अंदर क्या होते हैं, बेसिकली काफी सारे सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं और गैस्ट्रिन हार्मोन सीक्रेट करते हैं, ठीक है ना, गैस्ट्रिन हार्मोन बेसिकली कहां से सीक्रेट होता है, जी सेल से सीक्रेट होता है, ठीक है, सो जी सेल्स जो है ना ये बेसिकली इन्हीं पाइलोरिक ग्लैंड के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, और इन्हीं जी सेल से क्या होता है, गैस्ट्रिन सीक्रेट होता है, ठीक है, और गैस्ट्रिन करता क्या है, गैस्ट्रिन जो है ना वो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को बढ़ाता है, गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ओके, अच्छा भाई गैस्ट्रिन जो है ना वो रिलीज कैसे होता है, गैस्ट्रिन बेसिकली दो स्टिमुलस से रिलीज होता है, ठीक है ना, दो इंफॉर्मेशन से बेसिकली रिलीज होता है, ठीक है ना, एक तो गैस्ट्रिन तब रिलीज होगा जब स्टमक जो है वो डिस्टेंड हो जाएगा, खुल जाएगा, ठीक है ना, इलोंगेट हो जाएगा, और स्टमक तभी डिस्टेंड होता है जब खाना जो है वो स्टमक के अंदर दाखिल होता है, ठीक है, जैसे ही खाना स्टमक के अंदर दाखिल होगा स्टमक डिस्टेंड करेगा और इसी डिस्टेंशन की वजह से क्या होगा कि जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ना वो सिक्रीट होगा, ठीक है, देखिए हार्मोन क्या है, हार्मोन बेसिकली एक केमिकल मैसेंजर है जो कि पर्टिकुलर किस्म की इंफॉर्मेशन जो है ना वो बॉडी को प्रोवाइड करता है। ओके, and raising the pH of the stomach by adding of food like proteins decreasing in the acidic environment। अब बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही खाना
स्टमक के अंदर दाखिल हो जाता है तो जो खाना होता है ना, खाने की पीएच गैस्ट्रिक जूस की पीएच से कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक जूस की जो पीएच होती है ना, वो भी समहाउ डिक्रीज हो जाती है और जो पीएच होती है स्टमक की वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। देखिए, पीएच इंक्रीज होना यानी कि अल्कलाइन की तरफ जाना। देखिए, हमने पीएच स्केल पढ़ा था, पीएच स्केल कहाँ से शुरू होता है, 0 से लेके 14 तक होता है, ओके, और बीच में बेसिकली 7 होता है। सो जैसे ही हम पीएच बढ़ाते चले जाएंगे, हम कहाँ जा रहे हैं, हम बेसिकली अल्कलाइनिक नेचर की तरफ जा रहे हैं, ओके। सो बेसिकली जो खाना होता है ना, खाने की जो पीएच होती है वो गैस्ट्रिक जूस की पीएच से कम होती है, और जैसे ही खाना गैस्ट्रिक जूस से मिलता है तो उस गैस्ट्रिक जूस की जो पीएच होती है ना, वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिन हार्मोन जो है ना वो रिलीज हो जाता है, ओके। In addition to the gastrin hormone, there are some endocrine cells distributed throughout the body of the stomach. बेसिकली जो endocrine cells होते हैं ना, endocrine cells ये भी एक किस्म के cells होते हैं जो कि बॉडी ऑफ द स्टमक के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए, बॉडी ऑफ द स्टमक के अंदर कौन से ग्लैंड्स होते हैं, बॉडी ऑफ द स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रॉपर होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम फंडिक ग्लैंड्स भी कह सकते हैं। सो उन्हीं फंडिक ग्लैंड के अंदर क्या होते हैं कि उनके अंदर बेसिकली एंडोक्राइन सेल्स जो है ना वो पाए जाते हैं, ओके। और बेसिकली स्टमक के अंदर जो सेल्स हैं, कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जो कि क्या करते हैं कि सेरोटोनिन हार्मोन को रिलीज करते हैं। ठीक है, सेरोटोनिन क्या है, सेरोटोनिन बेसिकली एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, ठीक है ना, ये हम सेकेंड ईयर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। सेरोटोनिन क्या है, सेरोटोनिन बेसिकली एक न्यूरो ट्रांसमीटर है जो कि क्या करता है कि गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को कम करता है, ओके। सो सेरोटोनिन क्या है, सेरोटोनिन ऐसा समझ लें एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि क्या करता है कि गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को डिक्रीज करता है, कम करता है, ओके।